हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 18 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है 2 व्यूज़ ऑन 4 की इश्यूज़। इस आर्टिकल में जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेम सेक्स मैरिज के ऊपर वर्डिक्ट दी गई है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। जो आर्गूमेंट सेम सेक्स मैरिज के फेवर में दिए गए हैं उसकी बात करेंगे, जो अगेंस्ट में दिए गए हैं उसकी बात करेंगे और वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। टोटल एक मेंस का क्वेश्चन हम इस आर्टिकल के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अ फेरी टू जाफना। इसमें जो सी रूट रिजम्पशन किया गया है श्रीलंका और इंडिया के बीच में उसकी बात की जाएगी। और जो लास्ट आर्टिकल है द हिंदू में आया है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एज अ पावरफुल हेल्थ आइडिया। ये तीनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में, प्री और मेंस एस्पेक्ट कवर किया जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है 2 व्यूज़ ऑन द 4 की इश्यूज़। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के थ्रू हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात करेंगे। सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस देना चाहिए, उसके फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट हैं वो समझेंगे, उसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट है वो समझेंगे और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट वर्डिक्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही वे फॉरवर्ड के बारे में भी बात करेंगे। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल से और एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट टू चूज़ अ लाइफ पार्टनर इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। इस तरह का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर आर्टिकल से भी बन सकता है, जहां आएगा मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब बात करते हैं आर्टिकल की, तो रिसेंटली क्या हुआ है शुरू करते हैं आर्टिकल। 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू ग्रांट लीगल स्टेटस टू सेम सेक्स मैरिजेस, while the 2 judges CJI and Justice Sanjay Kaul recognized that the queer couple can form civil union, they were in minority. The majority of 3 judges said that the issue lay exclusively in the domain of legislature. तो बेसिकली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वर्डिक्ट आई है जिसमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को लीगल ग्रांट देना, मतलब उन्हें लीगली रिकॉग्नाइज करना रिफ्यूज़ कर दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सेम सेक्स के बारे में समझ लेते हैं, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमने हमेशा से एक वर्ड सुना होगा LGBTQ+ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी है क्या, पहले तो ये समझते हैं। L फॉर होता है लेस्बियन, मीन्स क्या होता है? होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 गर्ल्स। गे होता है बिटवीन 2 बॉयज़। बायसेक्सुअल रिलेशन क्या होता है? एक गर्ल दूसरे बॉय के साथ भी रिलेशनशिप रख सकती है या फिर गर्ल के साथ भी रिलेशनशिप रख सकती है, मतलब सिंगल जेंडर दोनों अपोजिट और सेम सेक्स दोनों के साथ रिलेशन रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या होता है? अगर मान लीजिए आप बचपन में बॉय हैं और बाद में आपने उसे जेंडर को चेंज करवा लिया और गर्ल बन गए, तो ऑपरेट करके आप अगर गर्ल बन जाते हैं तो आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी में अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो इन चारों कैटेगरी में अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करता, आइडेंटिफाई नहीं करता, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेर कहा जाता है। QUEER। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला टर्म है। जो चारों में एक्सप्लिसिटली नहीं आ रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्यूर कम्युनिटी कहा जाता है, प्लस मतलब और जो भी हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? LGBTQ कम्युनिटी है। अब इनके बारे में अब थोड़ा सा बात करेंगे। 377 जो सेक्शन था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और जो सेम सेक्स रिलेशनशिप थी उसे क्या किया गया? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जल्दी से बता दो? नवतोष जौहर जजमेंट 2018। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? एक्सेप्ट कर लिया था कि 377 को डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए। जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है वो मान्य कर दी गई थी। तो अगर आप देखें तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए?
सेम सेक्स मैरिज को भी लीगल करना चाहिए, यही लॉजिकल स्टेप है। लेकिन इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग जो है खिलाफ में हैं। क्या क्या आर्गूमेंट हैं इनके खिलाफ, तो वो आर्गूमेंट की सबसे पहले हम बात करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला आर्गूमेंट है वो है रिलीजियस बिलीफ। लोग क्या समझते हैं कि ये क्या है, रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है। मैरिज हमेशा एक लड़का एक लड़की के ही बीच में हो सकती है, ये नेचर के अगेंस्ट है अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ। तो ऐसा ट्रेडिशनल जो लोग हैं उनका यही मानना है। और चूँकि जो मैरिज है वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, ठीक है, तो ये क्या है, एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए यहाँ पर प्राइवेसी वाला जो आर्गूमेंट है वो नहीं चलेगा कि कोई भी आप रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारी प्राइवेसी का मैटर है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें समाज भी इंक्लूड है। इसलिए सोसाइटी जब तक तैयार नहीं होगी तब तक के इस तरीके से लीगल रिकॉग्निशन देना सही नहीं होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ जो है लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दी गई। और लेजिस्लेचर का काम क्या है, सोसाइटी की एस्पिरेशन को फुलफ़िल करना, लोगों की एस्पिरेशन को फुलफ़िल करना। और जब सही वक्त आएगा, जब लोग तैयार हो जाएंगे, तब हो सकता है कि लॉ बनाया जाए जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल किया जाए। ऐसा फर्स्ट आर्गूमेंट है और उसका देन काउंटर आर्गूमेंट है। दूसरा है शादी करने के लिए जो मेन पर्पस होता है वो प्रोक्रिएशन होता है। बेसिकली लोग शादी इसलिए करते हैं सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, बच्चे होना ज़रूरी है ताकि समाज जो है कंटिन्यूसली बढ़ता रहे और चलता रहे। तो बच्चे नहीं हो सकते सेम सेक्स मैरिज में, इसलिए ये जो मैरिज है इसे लीगल करना भी गलत होगा, ये इलीगल कहलाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो थर्ड आर्गूमेंट अगेंस्ट में है, अगर मान लीजिए बच्चा नहीं होगा तो एडॉप्शन कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ जिन्हें अडॉप्शन किया जा रहा है क्योर कम्युनिटी के द्वारा, उन्हें स्टिग्मा और सोशल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा बचपन से ही। क्यों? क्योंकि अभी सोसाइटी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। किसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट हो जाएंगे? हमारे सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में। ठीक, तो ये कुछ आर्गूमेंट्स हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तो पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये जो इशू है ये हमारे स्कोप के बाहर है, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि जब तक जो चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड है, पर्सनल राइट से रिलेटेड नहीं है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकता, है ना। नेचुरल जस्टिस के लिए 142 यूज़ करते हैं। अगर लॉ नहीं है तो भी सुप्रीम कोर्ट वहाँ लॉ बना सकता है या फिर ऐसा वर्डिक्ट दे सकता है जिससे लॉ बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है, उसने किसके भरोसे छोड़ दिया है? पार्लियामेंट के। और क्योंकि ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इसलिए पार्लियामेंट सोसाइटी की एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने के लिए सेम सेक्स मैरिजेस को क्या कर सकती है? लीगलाइज कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्योर कपल्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द स्टेट। इसका मतलब जो क्योर कपल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। और लोगों के द्वारा भी जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन ना मिले, इस तरीके के सेफ गार्ड कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंडिविजुअल राइट को तो पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन क्या कहा है कि हम मैरिज एज अ यूनियन पब्लिक इंस्टीट्यूशन को लीगली स्टेटस नहीं दे सकते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मानना है इट इज़ इनकरेक्ट टू कैटेगराइज मैरिज एज अ स्टैटिक एंड स्टैग्नेंट इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मैरिज कोई स्टैटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है और समय के साथ जो है इसमें बदलाव आना ज़रूरी है। तो बेसिकली इसमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सेम सेक्स कपल हैं उनकी मैरिज को भी फ्यूचर में रिकॉग्निशन दिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मैरिज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ लीगल राइट। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मैरिज है वो कैसे गवर्न होती है? पर्सनल लॉ से। लेकिन एक एक्ट बनाया गया है, पर्सनल लॉ से
जितने भी हिंदू मैरिजेस हैं वो पर्सनल लॉ के थ्रू होगी, हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आप मुस्लिम का देखें तो शरियत एक्ट 1937। ये सारे जो एक्ट हैं इसके थ्रू क्या होती है, मैरिज जो है रिकॉग्नाइज होती है और मैरिज कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन 1954 में गवर्नमेंट ने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या था, इसमें कास्ट के बाहर के लोग, है ना, रिलीजन के बाहर के लोग, मतलब हिंदू और मुस्लिम भी शादी कर सकते हैं, हिंदू और क्रिश्चियन शादी कर सकते हैं। तो इंटर कास्ट और इंटर फेथ मैरिजेस को करवाने के लिए स्टेट ने जो है क्या किया था, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था और रिकॉग्निशन दी थी। इसमें जो रिकॉग्निशन है वो कौन दे रहा है, स्टेट दे रही है, यहाँ पर पर्सनल लॉ नहीं दे रहे हैं। इसी स्पेशल मैरिज एक्ट में जो स्पाउस है उसकी डेफिनेशन को बदलने के लिए पेटिशन लगाई थी। उसमें कहा था कि मैरिज को इज़ अ यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन की जगह क्या करना चाहिए, मैन एंड वुमेन प्लस सेम सेक्स कम्युनिटी, इस तरीके से डेफिनेशन को बदलने की ज़रूरत है। और इसी चेंज को करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो बनाया गया था वो एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए बनाया गया था और इस सेम सेक्स मैरिज को लीगल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू वो पर्टिकुलर रीज़न जो है, जिस भावना से वो एक्ट बनाया गया था, वो फुलफ़िल नहीं होगा। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अलग से पार्लियामेंट लॉ बनाए जिसके थ्रू रिकॉग्निशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, आर्गूमेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। हालांकि जो माइनॉरिटी बेंच थी, है ना, जो 3-2 का डिसीज़न हुआ था, जो माइनॉरिटी जजेस थे जो माइनॉरिटी में थे, उन लोगों ने क्या कहा था कि जो सिविल यूनियन है उसको वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सिविल जो यूनियन है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था 2 जजेस के द्वारा। क्यों किया गया था, ये अंडर आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब क्या है, 2 लोगों के बीच में जो यूनियन है उसको रिकॉग्निशन दिया गया है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल ऑफ 19। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सिविल यूनियन, कपल कैन फॉर्म सिविल यूनियन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। तो आप 19, 20, 21 और 22 इस तरीके से आपको देगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 19। इसको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि प्री के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा प्री से रिलेटेड। अब बात करते हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट जजमेंट। क्या क्या आर्गूमेंट है जो जजमेंट के अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि इक्वल राइट एंड प्रोटेक्शन अंडर लॉ, आर्टिकल 14, 15 और 21 का क्या है, ये वायलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैरिज प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट टू कपल विच विल बी डिनाइड आफ्टर द जजमेंट। ठीक है, तो मैरिज जो भी होती है उससे सोसाइटीज़ में रिकॉग्निशन मिलता है, स्टेटस मिलता है और कई सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन इस जजमेंट के बाद वो सेम सेक्स कपल को नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन्स मिलती हैं, है ना, स्पाउस को पेंशन दी जाती है तो वो पेंशन नहीं मिल सकती। मेंटेनेंस दिया जाता है, अगर डाइवोर्स हो जाए दोनों कपल्स के बीच में तो जो वीकर इकोनॉमिक स्थिति में होता है उसे मेंटेनेंस का राइट होता है। साथ में और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे बेनिफिट्स भी उनसे छिन जाएंगे। थर्ड आर्गूमेंट है कोहैबिटेशन इज़ फंडामेंटल राइट। अगर कोहैबिटेशन फंडामेंटल राइट है तो लॉजिकल स्टेप तो यही है कि सेम सेक्स मैरिज को क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फोर्थ आर्गूमेंट है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। 32 कंट्री ऐसी है जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को ऑलरेडी लीगलाइज किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आर्गूमेंट हो जाएंगे अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें तो ये लीगल स्टेटस दिया जा सकता था, लेकिन सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका अभी इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है। अगर सोसाइटी प्रिपेयर होती और गवर्नमेंट अगेंस्ट में भी होती तो सुप्रीम कोर्ट ये लीगल रिकॉग्निशन दे सकती थी, लेकिन चूंकि सोसाइटी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है इसलिए कोर्ट ने बॉल किसके कोर्ट में डाल दी है, पार्लियामेंट के कोर्ट में डाल दी है। तो अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेज अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। जो लोग हैं उनके जो है बीच में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जो LGBT कम्युनिटी है
उनके प्रति सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है लीगल रिफॉर्म। सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन भी दिया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और थर्ड है डायलॉग और एंगेजमेंट। किन किन के बीच में डायलॉग एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है? रिलीजियस लीडर के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, ताकि क्या किया जा सके? इट विल हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ट्रेडिशनल बिलीफ एंड द मॉडर्न एटीट्यूड। जो ट्रेडिशनल बिलीफ है और मॉडर्न एटीट्यूड दोनों के बीच में जो गैप है उसको भरा जा सके। तो कैसे भरा जा सकता है? एंगेजमेंट और डायलॉग के थ्रू, और इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा? वे फॉरवर्ड हो जाएगा। होपफुली आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि क्या रीजंस हैं सेम सेक्स मैरिज के जो फेवर करने वाले, क्या अगेंस्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, और वे फॉरवर्ड अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है अ फेरी टू जाफना। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी कि दोनों के रिलेशनशिप सरकार क्या कर रही है रोबस्ट करने के लिए। इसके अलावा प्री पर्सपेक्टिव से देखें तो प्री में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है किन किन पॉइंट्स के बीच में जो है कनेक्टिविटी शुरू की गई है, रिजम्पशन किया गया है सी कनेक्टिविटी को। ये पॉइंट्स, ये सिटीज़ के नाम आपको याद रखने होंगे। ये प्री में आपको पूछ सकते हैं या छोटी मोटी एग्ज़ाम में भी आपको ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आ सकती है। आर्टिकल शुरू करने से पहले अब फेरी टू जाफना में फेरी वर्ड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फेरी वर्ड है क्या, इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ अ बोट और शिप फॉर टेकिंग पैसेंजर अक्रॉस एन एरिया ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये एक शिप या बोट होती है जिसके थ्रू हम पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं वाटर बॉडी में। ठीक है, तो बेसिकली आप एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर आप लेके जा सकते हैं, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा सकते हैं, लेकिन वाटर के थ्रू। ठीक है, तो बोट और शिप का यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली वाटर बॉडी में ही इसे चलाया जा सकता है। आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, है ना? आपने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी है, मुझे पता है। तो मूवीज़ में आपने जनरली देखा होगा किसी को बॉर्डर से बाहर जाना रहता है तो वो कोस्टल एरिया में जाते हुए उसे दिखाया है, और एकदम गरीब सी एक शिप रहती है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें बैठ के वो एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर चले जाते हैं। उसी को फेरी कहा जाता है। अगर मान लीजिए वो बहुत लग्जरी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्रूज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को वैसे तो नॉलेज में होगी, पर स्टिल बेसिक चीज़ें हैं, बताना ज़रूरी है, आर्टिकल समझने में आसानी होगी। अब समझते हैं आर्टिकल को। 50 people boarded a ferry Cheriapani from Nagapattinam in Tamil Nadu to cross the Park Strait and travel to Kankesh Santurai in Jaffna, श्रीलंका। तो बेसिकली हुआ क्या है? फेरी में 50 लोग जो है बैठकर नागापट्टिनम से कहाँ गए हैं? जाफना गए हैं। और जो सी रूट है उसे रिज्यूम किया गया है, रिजम्पशन किया गया है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। ये जो मैरीटाइम सर्विस है ये कब शुरू हुई थी? 1900 में शुरू हुई थी, 1900 के आसपास। लेकिन 1980 में इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा था बिकॉज ऑफ इथनिक स्ट्राइफ इन श्रीलंका। इथनिक स्ट्राइफ किन किन के बीच में हुई थी? जो वहाँ के लोकल मेजॉरिटी कम्युनिटी थी सिंहलीस और तमिलियन श्रीलंकन जो थे उनके बीच में। इन दोनों के बीच में ये स्ट्राइफ हुई थी। इथनिक क्लींसिंग के कारण बहुत सारे तमिल लोग माइग्रेशन करके कहाँ आ रहे थे? पलायन करके इंडिया में। और उसी समय ये सर्विसेज को क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं जो नागापट्टिनम है और जो जाफना है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और बेहतर तरीके से हम समझ पाएँ। ये देख सकते हैं हम लोग नागापट्टिनम, ये वाला जो पोर्शन है तमिलनाडु का, और जाफना जो कि नॉर्दर्न पार्ट है किसका? श्रीलंका का। रीएक्टिवेटिंग द सी रूट हैड इन द एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बोथ कंट्री फॉर मोर देन 12 ईयर्स। इंडिया and Sri Lanka signed a MoU for sea connectivity in 2011 and a ferry service between Tuticorin and Colombo began that year. It was discontinued in less than 6 months because of logistical reason. तो बेसिकली पिछले 12 सालों से दोनों सरकारें बहुत कोशिश कर रही है कि सी रूट कनेक्टिविटी को क्या किया जाए? रिज्यूम किया जाए। 2011 में टूटीकोरिन
जो कि तमिलनाडु में है, और कोलंबो, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी और फेरी सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन लॉजिस्टिकल रीज़न के कारण उसे 6 महीने में ही डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब जो ये सर्विस शुरू की गई है, बेसिकली इसमें 3.5 घंटे लगेंगे और 110 किलोमीटर ट्रैवल किया जाएगा। टोटल अगर टिकट की बात करें तो 7,600 रुपीज़ इसकी टिकट है वन साइड की। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। इट प्रमोट्स द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़। तो बेसिकली क्या है, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, क्योंकि जो सी वेज है वो सबसे चीपेस्ट है। जो कॉस्ट आएगी गुड्स की वो ऑलरेडी कम होगी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इट इम्प्रूव्स मैरीटाइम कम्युनिटी एंड देयरफॉर P2P कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो इम्प्रूव बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ेंगे और दोनों नेशन के बीच में अच्छे रिलेशन भी डेवलप होंगे। इट ऑल्सो प्रमोट द रिलीजियस टूरिज़्म बिटवीन नेशन। अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स और श्रीलंका के जो टेम्पल्स हैं वहाँ से बहुत सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो हमेशा से साउथ इंडिया आते रहे हैं, और इंडिया से बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं। तो जो रिलीजियस टूरिज़्म है उसको भी प्रमोशन मिलेगा, वो भी प्रमोट होगा इससे। साथ में इससे और एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, वो क्या होगा, इट हेल्प्स टू काउंटर द बीजिंग इन्फ्लुएंस बाय प्रमोटिंग द सिविलाइजेशन टाइज। बेसिकली इंडिया सॉफ्ट पावर क्या कर रहा है इसमें यूज़ कर रहा है, ताकि जो बीजिंग का इन्फ्लुएंस है अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो क्या हो, उसे काउंटर किया जा सके। लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, 7,600 रुपये टिकट है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है जो सरकार को एड्रेस करना है वो है बुकिंग फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल ऑन द पॉपुलर टूरिस्ट साइट। ये दोनों इश्यूज़ को सरकार को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। थोड़ी कॉस्ट अगर कम होगी तो और जो है ईज़िली जो है क्या होगा, जो P2P कॉन्टैक्ट है वो और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये हमारे इश्यूज़ हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट एज अ पावरफुल हेल्थ आइडिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इशू से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें सजेशन में लिख सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट को सेंट्रलाइज करना चाहिए मेडिसिन का, उससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, मेडिसिन की कॉस्ट कम होगी, जिससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये सजेशन आप दे सकते हैं। अब शुरू करते हैं आर्टिकल। तो बेसिकली होता क्या है, सरकार जो है मेडिसिन प्रोक्योर करती है, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है जिसके थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड करती है सस्ते दामों में। कौन कौन सी स्कीम चला रही है अगर एक बार देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चला रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये अलग अलग मिनिस्ट्री क्या करती है, प्रोक्योर करती है मेडिसिन्स, ताकि ये फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड किया जा सके या सस्ते दामों में मेडिसिन्स दी जा सके। अब इन लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 10 मेडिसिन्स ऑर्डर की, जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसने 20 की और लेबर मिनिस्ट्री ने 30 मेडिसिन ऑर्डर की और एक ही आउटलेट से किया। अब इन लोग 10 मेडिसिन के लिए जो बार्गेनिंग होगी इनकी थोड़ी बहुत ही होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी। अब मान लीजिए कि 60 मेडिसिन में टोटल एक साथ बुलवाऊँ, सेंट्रलाइज्ड अगर प्रोक्योरमेंट कर लूँ 60 मेडिसिन एक साथ बुलवाऊँ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ भैया कम लगाओ यार, इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं आपसे, थोड़ा बार्गेन करो। तो क्या हो सकता है, अगर हम सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कर दें, जितना भी प्रोक्योरमेंट अभी अलग अलग चल रहा है उसको हम एक साथ अगर कर दें तो जो बार्गेनिंग पावर होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसकी, सरकार की। और बार्गेनिंग पावर अगर बढ़ जाएगी तो जो कॉस्ट होगी मेडिसिन की वो घट जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या लिखा है, यही लिखा है कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मेडिसिन, उससे क्या होगा, इंक्रीजेज देयर बार्गेनिंग पावर। बिल्कुल बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा अगर एक साथ सारी मेडिसिन बुलवाएंगे तो। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मेडिसिन, उससे मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अगर इस कॉस्ट को पेशेंट को पास ऑन किया जाता है
तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इंक्रीजेज अफोर्डेबिलिटी ऑफ पेशेंट, बिल्कुल होगा। और ओवरऑल जो हेल्थ होगी उसमें क्या होगा, सुधार आएगा और ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव होगी। तो बेसिकली एक सिंपल सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट से कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। ये सारी चीज़ें तो आर्टिकल में है नहीं, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है, जब आप सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करोगे तो जितने भी फार्मास्यूटिकल हैं जिनसे आप एक साथ मेडिसिन ले रहे हो, वो क्या कर सकते हैं, कार्टेलाइजेशन कर सकते हैं। कार्टेलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ओपेक, OPEC। ओपेक जो ग्रुपिंग है वो क्या करती है, जितने भी ऑयल बेचने वाली कंट्रीज़ हैं वो साथ में ग्रुपिंग कर लेती है और वो प्राइस निर्धारित कर देती है और फिर क्या बोलती है, इसी प्राइस में आपको ख़रीदना पड़ेगा। अब बार्गेनिंग पावर किसकी बढ़ जाती है, जो बेचने वाला है, बायर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है इस कोल्यूजन के कारण। तो कार्टेलाइजेशन में क्या होता है, कोल्यूजन होता है, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर बनती है और उससे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बढ़ जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है इस आर्टिकल में, इसमें कहा है कि जो PSU है, जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मा फर्म है, वो अगर एक बेंचमार्क प्राइस डिसाइड कर दे, जिसके ऊपर अगर मेडिसिन कार्टेल ने डिसाइड कर दिया, जिसके ऊपर अगर मेडिसिन का प्राइस अगर कार्टेल डिसाइड करता है, तो सारी की सारी मेडिसिन कहाँ से प्रोक्योर की जाएगी, PSU से। मतलब एक बेंचमार्क प्राइस डिसाइड कर दिया कि जो 60 मेडिसिन है वो $10 बिलियन या 10 बिलियन रुपीज़ की होगी। ठीक, इससे ज़्यादा अगर आपको कार्टेल या फार्मास्यूटिकल फर्म लगा रहे हैं तो आप सारा का सारा किससे प्रोक्योर करो, PSU से। तो जो फार्मा कंपनी होगी वो टेंशन में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि उनने तो प्रोडक्शन करके रखा है, उनकी फैक्ट्री में पहले से ही सप्लाई हो रखी है। अब पहले ही प्रोडक्शन करके रखा है तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है इससे कॉस्ट कम करी जाए, उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और कॉस्ट क्या होगी, मेडिसिन की डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मोनोपोली का कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो होपफुली आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। आप लोगों को simplified92 ये यूज़र नेम है। इसमें आप लोग मुझसे जो भी आपको परेशानी है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से रिलेटेड, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। अगर आपके कोई भी इशू है सिर्फ UPSC प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो हम लोग उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और पर्सनलाइज किया जा सकता है। जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं नहीं चाहता आप लोग भी करें। ठीक है, तो थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।